हेलो दोस्तों, फ्री मीडिया के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत चीन के बीच अंतर। गत सप्ताह इंडियन एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन के बीच हुई हालिया बैठकों के बारे में कुछ ऐसे बातें कही। वहाँ कुछ इस तरह की बातें हुई कि हम प्रगति कर रहे हैं, आप भी प्रगति कर रहे हैं, हम दुनिया के शीर्ष ताकतों में शामिल होने जा रहे हैं, हम दोनों सभ्य देश हैं और हम चौथी औद्योगिक क्रांति में साथ शामिल होंगे। हम समांतर दौर में तकरीबन एक साथ विकास कर सकते हैं। एशिया में दो बड़ी ताकतों के उदय की कहानी 3 दशक पुरानी है और इसकी मियाद बीत चुकी है। चीन हर मोर्चे पर भारत को पीछे छोड़ चुका है और अब वह समूचे एशिया पर दबदबा चाहता है। शक्ति का असंतुलन हर मोर्चे पर स्पष्ट है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। चीन अब बीते दौर की इकलौती महाशक्ति को चुनौती दे रहा है, जबकि भारत को अपने ही भूभाग को बचाने की कवायद करनी पड़ रही है। यह सही है कि दोनों देश समांतर कालखंड में प्रगति करते रहे हैं, लेकिन दोनों की सफलता के परिणाम को देखें तो यह निरर्थक है। आज चीन की स्थिति वैसी नहीं है जैसी सन 2010 में थी। उस वक्त मनमोहन सिंह और चीन के प्रधानमंत्री वेन ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा था, दुनिया में भारत और चीन दोनों के विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। निश्चित रूप से दोनों देशों के सहयोग के लिए भी ढेर सारे क्षेत्र मौजूद हैं। इसके बाद भारत का प्रदर्शन जहां कमज़ोर पड़ता गया, वहीं चीन ने ताकत और प्रभाव दोनों बढ़ाया। इससे शक्ति संतुलन और अधिक डगमगा गया। चीन दुनिया का प्रमुख विनिर्माता है। वह सबसे बड़ा विनिर्मित वस्तु निर्यातक है और उसने अद्यतन तकनीक के साथ बढ़त बनाई है, जिससे कई सैन्य इस्तेमाल संभव है। हमारा सामना एकदम अलग किस्म के चीन से है। ऐसे में समानता का दिखावा दरअसल मुसीबत को न्योता है। इस संदर्भ में सेवानिवृत्त राजनयिक राजीव डोगरा की नई किताब इंडियाज़ वर्ल्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी पढ़ना जानकारीपरक होगा। इसमें दिए संदर्भ के मुताबिक सन 1962 की जंग के समय चीन के राष्ट्राध्यक्ष रहे लियो शाओक्ची ने श्रीलंकाई राजनेता फेलिक्स भंडारनायके ने कहा था कि सन 1962 की लड़ाई भारत का अहंकार और श्रेष्ठता का भ्रम तोड़ने के लिए हुई थी। अब इस बात के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने गत वर्ष लोकसभा में दिए भाषण को याद कीजिए, जहां उसने कहा था, जब भी मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन शामिल होते हैं और हम इसके लिए जान भी दे देंगे। ज़मीनी हकीकत से वाकिफ कोई भी व्यक्ति इस बात को खारिज कर देता। चीन ने यही संदेश लिया होगा कि भारत पुनः अहंकारी हो रहा है। पॉल केनेडी ने अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में आर्थिक परिवर्तन के बीच सैन्य विवादों तथा अर्थशास्त्र और सामरिक नीति के बीच के संबंधों की बात की है। उनके मुताबिक किसी देश का उदय या पराभव युद्ध के समय नहीं बल्कि शांति काल में होता है। यह अन्य ताकतों के सापेक्षिक होता है, ना कि विशिष्ट। जयशंकर की टिप्पणी को केनेडी की दलील पर कसकर देखें तो भारत ने चीन के साथ अपनी चर्चा में इस बात की अनदेखी कर दी कि यहाँ दोनों देशों के साथ साथ विकास जैसी परिस्थितियाँ है भी या नहीं। अच्छी बात यह है कि बातचीत के दौरान भारत खाली नहीं बैठा। उसने अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाकर चीन के साथ शक्ति असंतुलन दूर करने का प्रयास किया। उसने लद्दाख तक पहुंच की खातिर सीमा पर हर मौसम में चलने वाली सड़क बनाने हेतु सुरंग खोदी। पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाए गए और विवादित सीमा तक सामान पहुंचाने के रास्ते तैयार कर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। दुख की बात है कि कारगिल में भी और अभी भी सेना जमीन गंवाने के पहले नहीं जागी। यकीनन सेना 1962 जैसी हालात में नहीं है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर है कि
और ज़मीन ना गंवाई जाए। बाकी बातें कूटनीति के हवाले है। सीमित बजट से मजबूत सेना नहीं बन सकती। इसके लिए विनिर्माण क्षमता और उन्नत तकनीक भी चाहिए। मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत काफ़ी पीछे है। ऐसे में यह लक्ष्य कठिन हो जाता है। सीमा का गतिरोध और उससे जुड़ी अनिश्चितता में एक चेतावनी निहित है कि हम वास्तविक शक्ति बनने की दिशा में काम करें। हेलो दोस्तों, फ्री